मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद करती हूँ कि आप तमाम लोग खैरियत से हैं। और जनाब, कल ईद उल अज़हा है, ईद क़ुरबा है, और आई एम श्योर कि आपने सारी तैयारियां मुकम्मल कर ली होंगी। घर की ख़वातीन भी जो है वो सारी तैयारियां मुकम्मल कर चुकी होंगी ईद के हवाले से। और बच्चे जो हैं घर के वो बहुत ही एक्साइटेड होंगे, क्योंकि मैं समझती हूँ कि ईद जो है वो बच्चों के लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त फेस्टिवल होता है, और बच्चे सही तरीके से जो है वो ईद की खुशियाँ जो हैं उसको इंजॉय करते हैं और मनाते हैं। लेकिन इससे पहले हम प्रोग्राम में आगे बढ़े, मैं ये भी आपको कहना चाहूँगी कि भाई SOPs को एक तो फॉलो करें। यकीनी तौर पे बारबेक्यू भी होगा, गर्मी इतनी है, बारबेक्यू के बारे में तो सुन के भी ज़रा मुझे थोड़ा सा खौफ आ जाता है कि इतनी गर्मी में बारबेक्यू। लेकिन जनाब, दावतें होती हैं और ईद मिलन पार्टीज़ होती हैं, फैमिलीज़ इकट्ठी होती हैं, छुट्टियाँ होती हैं, तो सब लोग इकट्ठे होते हैं। तो ऐसे में बहुत ख्याल आप बरतें कि थोड़ा फासले पे ज़रा ईद अगर मना लेंगे तो कोई इसमें हर्ज नहीं है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ मैं सेगमेंट अनाउंस करने से पहले ये कहूँगी कि सफाई का बहुत ख्याल रखें। मेरे ख्याल से ख्वाब ही एक रह जाता है कि काश कोई हमारी ईद ऐसी हो कि जब वाकई हम सब लोग अपनी अपनी जिम्मेदारियां जो हैं वो पूरी कर रहे हों। स्टेट पर तो हम बहुत सारे क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं ना, गवर्नमेंट पर बड़ी तनकीद कर देते हैं कि ईद के बाद देखो भी गलियों मोहल्लों का हाल अहवाल क्या है। तो गवर्नमेंट तो अपनी जिम्मेदारी कर ही रही होती है, स्टेट तो अपने काम कर ही रही होती है, लेकिन मेरे ख्याल से हम सब पर ही जिम्मेदारी वाजिब है कि हम जो आलाइशें हैं या जो अपने मोहल्ले हैं उनको उससे हम साफ रखें, सफाई सुथराई का जो है वो खास इंतजाम करें। अगर हम अपने ही घर के आसपास की सफाई कर लेंगे तो मेरे ख्याल से कि ज्यादा किसी को काम नहीं करना पड़ेगा। तो जनाब, ईद क़ुरमा और कुर्बानी का सिलसिला कल से शुरू हो जाएगा। लेकिन जो ईद उल अज़हा है, जो ये कुर्बानी है, सुन्नत इब्राहीमी है, ये एक बहुत ही इसकी हिस्ट्री अगर आप देखें तो इसका जो जज्बा है, ये इसकी जो रूह है वो समझने की ज़रूरत है। हमारा ये एक अजीमुशान एक फेस्टिवल है, एक त्यौहार है, कुर्बानी है, लेकिन हम सब लोग कुर्बानी तो करते हैं, लेकिन जो उसकी रूह और उसका जो जज्बा है या जो सुन्नत है, मेरे ख्याल से हम उसको थोड़ा सा भूल जाते हैं, फरामोश कर देते हैं या फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। तो सही तरीके से जो है वो कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो हमें नहीं करनी या जिससे हमें बचना है, इस ईद क़ुरबा पर आज ज़रा हम उस हवाले से बात करेंगे। और जो कुर्बानी करने का जो सुन्नत का जो तरीका है उस पर भी डिटेल में गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन है सैयद अल्लामा ज़ियाउल्लाह शाह बुखारी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, आपको खुश आमदीद कहते हैं और बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त निकाला हमारी इस ट्रांसमिशन के लिए। सर, सबसे पहले तो मुझे बताइएगा कि कुर्बानी करने का जो शरई तरीका है या जो सुन्नत के तहत है वो क्या है, और कौन सी गलतियां ऐसी हैं जो हम कर जाते हैं और जिससे हमें इस बार इस ईद क़ुरबा पर बचना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नबिया बैन, आपका शुक्रिया, आपके दारा न्यू टीवी का भी बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इस अहम प्रोग्राम में शरीक होने का शरफ बख्शा। अल्लाह गुज़ार खैर अता फरमाए। यकीनन आपने ईद क़ुरबान के हवाले से एक बड़ा अहम सवाल उठाया है कि हम वो कौन सी गलतियां करते हैं ईद के मौके पर, जिनसे इतराफ़ करना बहैसियत एक मुसलमान, एक जिम्मेदार इंसान हमारे ऊपर जरूरी और फर्ज है। सबसे पहली बात जो अल्लाह ताला ने कुर्बानी के हवाले से खास तौर पर हमें इरशाद फरमाई है वो ये है कि लै यनालल्लाह लहूहा वला माउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम। कुर्बानी के जानवर ज़िबा करने वालों, इस बात को समझ लो कि तुम्हारी कुर्बानी का ये मोटा ताजा सेहतमंद बड़ा महंगा कीमती जानवर, इसका गोश्त और इसका खून वो अल्लाह के यहाँ नहीं पहुंचता। अल्लाह रब्बुल इज्जत के यहाँ तुम्हारे दिल का तकवा पहुंचता है। अत-तकवा हा होना वो यशीरु इला सदरी सलासा मर्रातिन। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तीन मरतबा अपने अंगुष्ठ मुबारक के साथ सीना अतहा की जानिब इशारा करके फरमाया था कि तकवा ये दिल के अंदर होता है। तो यानी गोया जो हमारे दिल का जज्बा है, जिसको हम नीयत कहते हैं, इरादा कहते हैं, हदफ और मकसद करार देते हैं, वो फरमाया कि तुम्हारा ये होना चाहिए वमा उमिरू इल्ला लियअबुदुल्लाह मुखलिसीन लहुद्दीन, कि मैं कुर्बानी इसलिए कर रहा हूं कि मेरा अल्लाह मुझसे राजी हो जाए। लोगों को दिखाने के लिए और अल्लाह ताला मुआफ करे रियाकारी के लिए जानवर बड़े महंगे खरीदे जाते हैं
और फिर सोशल मीडिया के जरिए, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिए खूब उसका प्रोपेगेंडा किया जाता है, चर्चा किया जाता है, तशहीर की जाती है। बिलाशुबा ये वो अमाल हैं अश्शिरकल असग़र फी अहद रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन बयान करते हैं, नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हाथ मुबारक में ही हमारा हाल ये हो चुका था कि हम रियाकारी को, दिखलावे के जज्बात को मामूली गुनाह नहीं समझते थे। हम इसको शिर्क असगर कहा करते थे। ठीक, हमें इससे बचना होगा। जानवर जो भी ठीक है शाह साहब, एक तो बड़ा जबरदस्त आपने जो है वो नुक्ता उठाया कि हमें रियाकारी से बचना है। मुझे यहाँ पर ये सवाल जानना है जो कि बड़ा जेन्युइन भी है कि अगर एक घर में 4 से 5 अफराद कमाने वाले हैं तो क्या ऐसी सूरत में हर कमाने वाले शख्स पर फर्ज है कि वो अपना अलग से जानवर खरीद करे, या एक घर के हिस्से में एक ही कुर्बानी आएगी? और साथ जो इज्तिमाई कुर्बानी करने से मुतल्लिक जो शरई अहकामात हैं वो भी सर फरमा दीजिएगा। जहां तक ताल्लुक है, एक खानदान में 7 अफराद हैं, 8 अफराद हैं, 10 अफराद हैं, 5-6 अफराद हैं, उन सब की जानिब से एक कुर्बानी अगर ज़िबा कर दी जाए तो वो काफी होती है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 जानवर ज़िबा फरमाया करते थे। पहले के बारे में इरशाद फरमाते थे, या अल्लाह ये मेरी उम्मत की जानिब से है, और दूसरी के बारे में फरमाया करते थे, या अल्लाह ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी जानिब से है। तो गोया एक जानवर सारे घर वालों की तरफ से कफायत कर जाता है, हर फर्द की जानिब से कुर्बानी करना जरूरी नहीं होता। दूसरी बात कि मुख्तलिफ जो बड़े जानवर हैं जैसे ऊंट है या गाय बैल है, इनमें मुसलमान साथ साथ वो भी शरीक हो सके। 7 अफराद का शामिल होकर एक बड़ी कुर्बानी करना, जिसको हम इज्तिमाई कुर्बानी का नाम देते हैं, ये बिल्कुल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम मुबारक से हदीस से साबित है। तो इसलिए बाज़ औक़ात अलग से जानवर खरीदना, अलग से एक बकरा, मेंढा, दुम्बा खरीदना, वो शायद बाज़ औक़ात लोग की इस्तात से ज्यादा हो जाता है। तो इसलिए इस गाय में शामिल होना या ऊंट में शामिल होना बाज़ औक़ात उनके लिए आसानी का बायस होता है। तो इसलिए इस्लाम में, शरीयत में बिल्कुल इसकी गुंजाइश मौजूद है कि 7 अफराद मिलकर किसी गाय में शामिल हो जाए। अच्छा शाह साहब, बताइएगा कि मर्द और ख़वातीन के लिए ईद के करीब, ईद कुर्बान के करीब नाखून और बाल ना काटने के मुतालिक जो अहकामात है, इसमें क्या मसलहत है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम मुबारक है। खुद कुरान पाक में अल्लाह फरमाते हैं, वला तहलिकू रूसकुम हत्ता यबलुगल हदियु महिल्ला। जब तक कुर्बानी अपने मुकाम पर पहुंच नहीं जाती फिर तुमने सर के बाल नहीं मुड़ाने। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब चांद नजर आ जाए जुल्हज्जा का, उस वक्त से लेकर कुर्बानी करने तक जो बंदा कुर्बानी की नियत कर चुका है उसको चाहिए ना अपने बाल काटे, अपने नाखून उतारे। ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम मुबारक है। लेकिन जिन लोगों ने कुर्बानी नहीं करनी, क्या वो भी नहीं काट सकते? उनके लिए ये है कि अगर इंतजार कर ले कुर्बानी तक, यानी ईद पढ़ने के बाद वो अपने नाखून उतारे, बाल उतारे, तो उनको एक कुर्बानी का सवाब मिल जाता है। यह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस में मौजूद है। लेकिन अगर वो काटना चाहे, जरूरत है, नाखून बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं, बाल तक परेशान कर रहे होते हैं, ऐसी सूरत में बाल उतारने उनके लिए गुनाह का बायस नहीं होंगे। नाखून उतारना उनको गुनाहगार नहीं करता, लेकिन एक अफजल चीज से, एक अफजल अमल से वो महरूम हो जाते हैं। ठीक है, स्वाब है इसमें, अगर आप नहीं काटेंगे तो स्वाब है, और अगर बहुत बढ़ चुके हैं तो फिर उस सूरत में आप कर सकते हैं, कोई गुनाह नहीं होगा। शाह साहब, आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगी कुर्बानी के गोश्त की तकसीम के हवाले से। दो कि हम लोग, बहुत सारे लोग जानते हैं लेकिन कहते हैं ना कि हम भूल जाते हैं या हम सुनना नहीं चाहते। मैं जरूर चाहूंगी कि आप इसके तकसीम के हवाले से बात जरूर करें। आला अशरफ तो ये चीज है जो हजरत उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का अमल मौजूद है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल मौजूद है। वो क्या है? आपने एक पूरा बकरा ज़िबा करके घर भेजा, थोड़ी देर के बाद आप घर में तशरीफ लाए। हजरत सईदा उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से पूछा कि जो मैंने गोश्त भेजा था पूरे बकरे का, तो उन्होंने कहा वो तो मैंने सब का सब अल्लाह की राह में तकसीम कर दिया, अल्लाह काफी हुआ, सिवाय कंधे का मैंने थोड़ा सा गोश्त रखा है।
आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया बाकिया कुल्लुहा इल्ला कातिफा, ऐ आयशा सदीका अगर मेरी निगाह से देखो वो सारा बच गया जो तूने अल्लाह की राह में तकसीम कर दिया, सिर्फ वही नहीं बचा जो हमने अपने घर में रख लिया। तो यहाँ से तो तालीम ये मिलती है कि आप ज्यादा से ज्यादा अल्लाह की राह में कुर्बानी के जानवरों को के गोश्त को तकसीम कर दें, मसाकीन खाएं, यतामा खाएं, हमारे रिश्तेदार सिला रहमी आप करें, मेहमानों को आप खिलाएं। तो लेकर अगर आप हमारे पास असलाफ ने आसानी पैदा कर दी, उन्होंने कहा कम अज कम आपको 3 हिस्से जरूर करने चाहिए और उनमें 2 हिस्से, उनमें एक हिस्सा सिला रहमी के तौर पर अजीज व कारम में भेजे, एक हिस्सा गुरबा मसाकीन यतामा में तकसीम करें और एक हिस्सा आप अपने घर में आप खुद भी खा सकते हैं, अपने मेहमानों को खिला सकते हैं। तो वो कहते हैं कि ये आसानी उन्होंने एक बता दी। तो बाहर क्या इसमें जितना हम कहते हैं गुड़ डालेंगे उतना ही वो मीठा हो जाएगा, जितना आप अल्लाह की राह में इसको तकसीम कर देंगे उतना ही ज्यादा उसका अजर होगा, उतना ही उसका ज्यादा सवाब होगा। कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व माती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, हमारी तो कुर्बानी है ही अल्लाह के लिए। इन्ना आतईना कल कौसर फसल्ली लिरब्बिका वनहर, हमारी कुर्बानी है ही अपने रब के लिए, अपने रब को राजी करें। रब राजी होता है अल्लाह की मखलूक की खिदमत करने से, खैरात करने से, सखावत करने से, इंफाक फी सबीलिल्लाह करने से। ज्यादा से ज्यादा कुर्बानी का गोश्त अल्लाह की राह में तकसीम करें, मुस्तहिकीन तक पहुंचाने की कोशिश करें। थैंक यू सो मच आसम, आपने वक्त निकाला, कीमती वक्त निकाला और रोशनी डाली बहुत ही जो इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है उसके हवाले से। और मैं भी ब्रेक पर जाने से पहले यही कहना चाहूँगी कि जो हम अपने फ्रीज़र भरने का जो एक रिवायत है हमारे यहाँ, गोश्त तो हम जमा कर लेते हैं, पूरा साल ही हम लोग गोश्त खाते हैं, बोटियाँ खाते हैं, अल्लाह ताला की हर नेमत से हम महजूज होते हैं। तो कोशिशें करें कि इस साल उन लोगों को दें जो वाकई महरूम रहते हैं पूरा साल, और असल में ये जिनके लिए फेस्टिवल है, जिनके लिए ईद कुर्बां है, जो बेचारे मुंतजर होते हैं कि आप लोग अपने फ्रीजर से हट कर भी उनके लिए कुछ हिस्सा निकालें, तो उन लोगों तक ये जरूर पहुंचाएं। ब्रेक पर जनाब जा रहे हैं, जो ब्रेक से वापस आएंगे तो कुछ मजीद सेगमेंट्स और मेहमान होंगे, हमारे साथ रहिएगा। भी हो रही है, हमने अपने सेंटर में रिसर्च, हमारे प्रोफेसरों ने कुछ ऐसी चीजें भी बनाई हैं, जैसे सर वाटर रिसर्च का आप जिक्र कर रहे हैं, वाटर रिसर्च किस तरह की रिसर्च चल रही है, इससे क्या चेंजेस आ सकते हैं? देखिए, मुल्क में सबसे बड़ा मसला वाटर क्वालिटी है। आपको पता है कि वाटर बॉर्न डिजीजेस जो है वो मेजर इम्पैक्ट कर रही हैं हमारी हेल्थ सेक्टर को। हेपेटाइटिस जो है वो मेजर जो है वो वाटर की वजह से हो रहा है। तो वाटर में जो वाटर क्वालिटी की हमने कुछ फिल्टरिंग एलिमेंट वाटर मेम्ब्रेन पे काम किया है और अभी जो है वो पैटर्न इंशाल्लाह अप्रूव हो जाएगा। तो जो आरओ प्लांट है जिसमें वो मेम्ब्रेन यूज होती है फिल्टरिंग के लिए, उसका मेजर प्रॉब्लम ये है कि हमें ये बाहर से इंपोर्ट करनी पड़ती है, जिसकी वजह से उसकी कास्ट बड़ी हाई है। हमने यहाँ लोकल बनाई है। दूसरा, हमने वो ग्राउंड वाटर में हमारे अब आर्सेनिक कंटेंट बढ़ गए हैं। आपको पता है कि रिसेंट पास्ट में कैंसर के पेशेंट जो है वो इसी वजह से बढ़ रहे हैं। वन ऑफ द मेन रीजन आर्सेनिक भी है। तो उसमें भी हमारी जो वाटर सेंटर में कुछ मेम्ब्रेन बनी है जो के आर्सेनिक कर सकेंगी। डॉक्टर साहब, ये जितनी भी सारी रिसर्च हो रही है या जो आपने वाटर रिसर्च की बात की है, इस प्रोजेक्ट का आपने जिक्र किया है, ये सारी एक्सपर्ट्स की ज़ेरे निगरानी स्टूडेंट्स की इनोवेशंस हैं या स्टूडेंट्स का रिसर्च वर्क है? ऑफ कोर्स स्टूडेंट्स इसमें मेजर पार्ट प्ले करते हैं क्योंकि इनोवेशन जो है, लेकिन दायरा फैकल्टी की मेंटरशिप होती है, फैकल्टी उनको जो है वो गाइड करती है। तो फैकल्टी और स्टूडेंट्स की कंबाइंड कोशिशें हैं। हर फील्ड में यही होता है। यूनिवर्सिटीज के पास जो सबसे बड़ा रिसोर्स है कि उनके पास स्टूडेंट है जो जिनके पास नए नए आइडिया है, क्योंकि वो फ्रेश लोग हैं और इस दौर के लोगों की जो अवेयरनेस है वो हमारे दौर से कहीं ज्यादा आगे है, क्योंकि इनकी एक्सेस जितनी है इंफॉर्मेशन में वो हमारे एज के लोगों को शायद न हो। तो यकीनन स्टूडेंट इसमें मेजर करते हैं। इसके अलावा हमने टेक्नोलॉजी के हवाले से डिपार्टमेंट ने किसके हवाले से सर, किसके हवाले से? टेक्सटाइल में हमने नैनो फाइबरस मास्क बनाए हैं जिनकी इफिशिएंसी बड़ी हाई है और वो नेशनल कमांड सेंटर ने अप्रूव भी है। और अभी जो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस ने जिन 4 यूनिवर्सिटी को कांटेक्ट किया है प्रोटेक्टिव हेल्थ इक्विपमेंट बनाने के हवाले से, उसमें मेरान यूनिवर्सिटी भी शामिल है। तो इस हवाले से भी काफी अच्छी रिसर्च हो रही है। और इसके अलावा हमने अभी जो एक
नेशनल रोबोटिक कंट्रोल लैब एक हमें मिली थी लास्ट 2 साल पहले। उसमें हमारा फोकस जो है वो उस वक्त पाकिस्तान में 13 काम कर रहे हैं, ITU, लाहौर, नस्ट, NED, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज। हमें जो फोकस हमने किया है वो रेलवे नेटवर्क पर किया है, क्योंकि रेलवे अभी भी जो है वो हमारी सारी जो मॉनिटरिंग है वो मोस्टली मैनुअल है। और जब टेक्नोलॉजी आप देखेंगे, जो चाइना, कोरिया, जापान, वहाँ एक ट्रैक पे कोई 100 200 ट्रेन चलती हैं। हम जब ट्रेनों की नंबर बढ़ाते हैं तो हमें फैटल एक्सीडेंट हो रहे हैं। तो उसका एक ही सॉल्यूशन क्या है कि हम इसमें डिजिटाइजेशन में जाएं, हम उसकी मॉनिटरिंग रियल टाइम में करें। और रियल टाइम में जब करेंगे तो जाहिर है उसके, तो अभी हमने प्रोडक्ट भी लॉन्च किया है जिसमें वो इनके यहाँ एक बड़ा टिपिकल प्रोसेस है। अच्छा, यानी कि सर अगर मैं आपकी बात को रिपीट करूं जितनी मैं समझ पाई हूं कि इस तरह की टेक्नोलॉजी मुतारिफ करवाने जा रही हैं आपकी यूनिवर्सिटी है, यहाँ के स्टूडेंट्स ऐसी रिसर्च पर हैं कि जो हमारे रेलवे के जो एक्सीडेंट होते हैं वो उसमें कमी पेशी लाई जा सकती है। बिल्कुल, और रेलवे भी इसमें बड़ा कीन है। परसों भी रेलवे के कुछ अफसरान आए थे, हमें उन्होंने एक ट्रैक भी बिछा के दिया है जिसपे हम जो है वो एक्चुअल एक्सपेरिमेंटेशन कर रहे हैं बिफोर लॉन्चिंग द प्रोडक्ट। और हमने उनको भी एक डिवाइस बना के दी है, वो खुद भी टेस्ट कर रहे हैं। तो यकीनन इसमें कुछ टाइम लगेगा, क्योंकि इंडिजिनस टेक्नोलॉजीज में टाइम लगता है, लेकिन जब ये टेक्नोलॉजीज आ जाएंगी तो हम बड़ी पुरुमीद हैं कि एक्सीडेंट में काफी कमी आएगी। सर ये कब तक जो है वो इन फील्ड जो है ये प्रोसेस जो है वो किया जाएगा, और कब तक जो है वो फिर इसे हमें देखेंगे कि हमारा जो रेलवे का एक निज़ाम है वहाँ पर फायदा भी होता हुआ दिखाई देगा? कितना वक्त दरकार है ये प्रोजेक्ट को कंप्लीट होने में? मेरे ख्याल में हमने, क्योंकि डिवाइस बन गई है, हमने उनको हैंड ओवर कर दिया है 3-4 यूनिट, उन्होंने डिफरेंट जगहों पे उनको इंस्टॉल किया है। अब उनके जो डेटा आएगी उसके बेसिस पे वी विल बी एबल टू से कि भाई कब तक होगा। लेकिन मैं समझता हूँ कि हमारा प्रोजेक्ट की जो डेडलाइन है वो नेक्स्ट ईयर जून 2022 है। तो मैं समझता हूँ उससे पहले जो है वो कुछ ना कुछ इसका इम्पैक्ट आना चाहिए। ठीक है सर, मजीद कौन कौन से आइडियाज हैं, कौन कौन से ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिसके ऊपर भी वर्किंग जारी है? एक हमने अभी रिसेंटली एक्रोमा एक केमिकल इंडस्ट्री है, इसमें हमने एक लोकल इंडिगो प्लांट से डाई बनाई है जो कि जीन को कलर करने के लिए इस्तेमाल होती है। और उसका हेल्थ इफेक्ट, क्योंकि वो नेचुरल डाई है और लोकली यहाँ सेमी एरिड एरिया में इंडिगो प्लांट होता है, और वो भी कमर्शियलाइज प्रोडक्ट है। और वो जब अभी इन्होंने आक्रमा वाले हमसे जो है वो नेगोशिएट कर रहे हैं, हम ये टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करेंगे तो ये बाहर से इंपोर्ट नहीं करनी पड़ेगी जो डाई है, और यहाँ लोकल बनेगी। इस तरह की काफी छोटी मोटी चीजें हो रही हैं। लेकिन अभी रिसेंटली जैसा कि कोविड की वजह से फाइनेंशियल ग्रांट्स की बड़ी शदीद कमी है, तो उस हवाले से ज़ाहिर रिसर्च पे उसका इम्पैक्ट पड़ता है। लेकिन हम पूरी उम्मीद है कि जो दूसरे हमारे लोकल गवर्नमेंट जो एजेंसीज हैं, जो डिफरेंट इदारे हैं, वो अब इनका एक ट्रस्ट कायम हो रहा है यूनिवर्सिटी पर। वो अपने प्रॉब्लम जो है वो यूनिवर्सिटी से शेयर कर रहे हैं, और उसका यकीनन एक अच्छा नतीजा निकलेगा कि कुछ न कुछ हम लोकली मैन्युफैक्चर करें। कल हम विंड के हवाले से डिस्कस कर रहे हैं कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का प्रोजेक्ट है कि हम 2030 तक 100% विंड और सोलर में पावर जनरेट करें। जाहिर है उसके लिए 200 बिलियन चाहिए। तो हमने कल एक्सपर्ट से डिस्कस हो रहा था, तो अगर हम लोकल टावर लोकल बनाए, टरबाइन बेशक बाहर से इंपोर्ट करें, तो हम 60% कास्ट लोकली रिड्यूस करेंगे और उससे बड़ी एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगी। तो काफी ऐसी चीजें हैं जिन पे डिस्कस हो रहा है, और मैं समझता हूँ कि अगर यूनिवर्सिटीज की यही जो है वो फोकस रहा रिसर्च पे, तो पाकिस्तान के लिए काफी अच्छे वाक़े होंगे तरक्की के। थैंक यू सो मच प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद असलम साहब, आपने टाइम निकाला, और जो आपकी यूनिवर्सिटी मेहरान जामशोरो यूनिवर्सिटी जो काम कर रही है साइंस और टेक्नोलॉजी के हवाले से, और जो स्टूडेंट्स को मौके दिए जा रहे हैं, और जो टीचर्स की ज़ेरे निगरानी, जो एक्सपर्ट्स की ज़ेरे निगरानी सारा ये सिलसिला या जो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, आई होप सो कि हमारी पाकिस्तान की दूसरी यूनिवर्सिटीज़ में भी हो, और हुकूमत इसके ऊपर जो है वो मज़ीद गौर व फिक्र करे। बजट ज़रूर मुख्तस होना चाहिए ऐसी यूनिवर्सिटीज़ के लिए जो इतने ज़बरदस्त कंट्रीब्यूट करें, और स्पेशली टीचर्स की जो
ट्रेनिंग है, आई एम श्योर कि उस पर भी मज़ीद फोकस होना चाहिए ताकि वो अपने स्टूडेंट्स में वो सारी एनर्जी, वो सारे आइडियाज़ ट्रांसफ़र कर सकें। और फॉरेन ट्रिप्स भी होने चाहिए, फॉरेन ट्रेनिंग भी होनी चाहिए हमारे टीचर्स की। और मेरे ख्याल से अगर हमारे एजुकेशन मिनिस्टर इस हवाले से सुन रहे हैं तो उनको ज़रूर इस बारे में जो है वो गौर व फिक्र करने की ज़रूरत है। ब्रेक में जनाब जाएंगे, जब ब्रेक से वापस आएंगे तो प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे, साथ रहिएगा। वेलकम बैक। और ये जो सेगमेंट है ये बड़ा जनाब मज़े का सेगमेंट है, मेरा फेवरेट सेगमेंट है आज के शो का, और बड़ा इंटरेस्टिंग है। और ये वो सेगमेंट है जिसमें हम बात करेंगे आपके मसाइल की, आपकी सेहत के मसाइल के, जो कल के बाद ज़रा बढ़ने वाले हैं, मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ। क्योंकि अच्छा, एक बड़े मज़े की तस्वीर मैंने फेसबुक पर कल देखी और अभी मैं शेयर नहीं कर सकती, मुझे अचानक याद आई, आई विश के मैं आपके साथ वो शेयर कर सकती। मैंने वो पिक्चर देखी कि जनाब एक इतना सा चार्ट बना हुआ है और उस पर हमारा ब्रेकफास्ट, लंच, स्नैक टाइम, डिनर, मिडनाइट मील, हाँ 5 मील्स थी। और लिखा हुआ था उसमें साइड पे कि हमारे आने वाले वीक में अब हमारा जो ब्रेकफास्ट है, लंच है, स्नैक्स हैं, डिनर है और मिडनाइट मील है, वो क्या होने वाला है? गोश्त, 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 गोश्त और गोश्त। तो जनाब जब 5 टाइम या 4 टाइम दिन में आप गोश्त खाएंगे तो क्या होगा? चलें, पहले दिन तो आप ठीक रहेंगे, लेकिन उसके बाद क्या होगा पता है ना हमारे यहाँ क्या एक रवैया है। अभी चूंकि हमने शाह साहब ने इतनी डिटेल गुफ्तगू की है, लेकिन अम्मियाँ भी बेचारी मजबूर होती हैं, वो भी कहती हैं कि भैया अब गोश्त ही बनता रहे। फिर बारबेक्यू पार्टीज़ वगैरह हो जाती हैं, गेस्ट आते रहते हैं, तो खाना जो है वो गोश्त में ही बनता रहता है और चिकन तो लोग बनाते भी नहीं हैं। ऐसे में जो आपके पेट के मसाइल हैं या जो बदहज़मी के मसाइल हैं, क्योंकि जब गोश्त बनते हैं आपको पता है कि खूब मसालेदार हमारे यहाँ कढ़ाइयाँ और बारबेक्यू मसालाज और पता नहीं कौन कौन सी चीज़ें बनती हैं जो हमारे मैदे को डायरेक्टली जाके डाइजेस्ट नहीं होती हैं। फिर बदहज़मी के मसाइल पैदा होते हैं जिससे आपकी सेहत इसमें बिगाड़ पैदा होता है, दूसरी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं और फिर आपको वही डॉक्टर के पास जाना पड़ता है और दवाइयों के फके खाने पड़ते हैं। जनाब, तो हमने सोचा कि क्यों ना एक प्रॉपर सेगमेंट जो है वो आपकी हेल्थ के मुताबिक हम बनाएं, ताकि जो है वो आप उन सारी गलतियों को जो आप करने वाले हैं, और मुझे पता है कि आपने फिर भी वो करनी है, फिर भी आपने गोश्त उसी क्वांटिटी में खाना है, लेकिन जनाब हमारा तो फर्ज बनता है ना कि हम कुछ ना कुछ कोशिश करें। तो आयशा नासिर जनाब माहिर ग़िज़ाइयत न्यूट्रिशनिस्ट हमारे साथ इस सेगमेंट में मौजूद हैं, जिनसे हम बात करेंगे कि जो ईद पर आपको बदहज़मी होने वाली है उससे आपने कैसे बचना है। बचेंगे तो आप नहीं, लेकिन चलें जनाब कुछ टिप्स हम आपको दे ही देंगे। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग आयशा। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं नबीहा? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ आयशा। मेरा बताना तो बेकार है, तो मुझे आप ही बता दीजिएगा कि ईद पर, ईद उल अज़हा पर स्पेशली हमारे पेट से जुड़े मसाइल क्यों बढ़ जाते हैं, बदहज़मी के मसाइल हमें क्यों हो जाते हैं? नबीहा, रेड मीट प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स है। अब हम जरूरत से ज्यादा किसी भी चीज का इस्तेमाल करेंगे, एक बैलेंस्ड मील लेना चाहिए जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट तीनों होने चाहिए। लेकिन हम ज्यादा प्रोटीन का अगर इस्तेमाल करेंगे तो जाहिर है हमारे मसले मसाइल बढ़ जाएंगे। ना सिर्फ पेट के मसले मसाइल, बल्कि जो लोग ब्लड प्रेशर के मरीज हैं, वो यूरिक एसिड के जो मरीज हैं, कोलेस्ट्रॉल के जो मरीज हैं, उनके मसाइल भी बढ़ जाएंगे। अब मसला ये होता है कि हम लोगों का बस नहीं चल रहा होता, हम स्वीट डिश के अंदर भी किसी ना किसी तरह गोश्त एडजस्ट कर दें। गोश्त की इतनी फरावानी होती है कि हमें फ्रीजर हमने भर लिए होते हैं और उसके बाद समझ नहीं आ रही होती, जो अब बाकी बच गया तो उसको एक ही दिन में खत्म करो, किसी ना किसी तरह 1-2 दिन के अंदर उसको खत्म करो। तो एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। मॉडरेशन की मुतवाजन के अंदर रहकर अगर आप खाएंगे, देखिए नबिया, सब्जियों का इस्तेमाल आपके मेरे में कितने कोई लोग हैं जिनके घरों में सलाद बनता है, बाकायदा तौर पे पूरा बलफ सैलेड खाया जाता है दोपहर के खाने या रात के खाने से पहले, ईद वाले दिन बिल्कुल नहीं खाया जाता, सारा बनता है आयशा, लेकिन कोई खाता नहीं है, खाता नहीं है बिल्कुल। इतने ज्यादा वो गोश्त के ऑप्शंस बने हुए होते हैं, वो सालन की फॉर्म में बना होता है, की फॉर्म में बना होता है, ग्रिल हुआ होता है, बारबेक्यू हुआ होता है, सबका ध्यान जो है वो गोश्त की तरफ होता है, जिसकी से हम लोग सैलड्स को बिल्कुल इग्नोर करते हैं। फ्रूट की बजाय हम लोग डिजर्ट्स का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। फ्रूट का भी 3 दिन बिल्कुल इस्तेमाल ना होने के बराबर। उसके ऊपर हम लेते हैं फिजी ड्रिंक्स, जिसमें हमारे पास जितनी बोतलें वगैरह या डिफरेंट तरह के हम कॉकटेल्स, डिफरेंट तरह की मोहिटोस वगैरह बना के हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं, कि मजीद मसले मसाइल बढ़ाती हैं। और सबसे एंड पे हम ले लेते हैं ग्रीन टी, ये सोच के कि ये अब तो ये सारा का सारा फैट जो है वो खत्म कर देगा। और जो हमने वो जो 3 प्लेटर्स भर भर के खाए हैं,
रोहनी नान के साथ अभी जो ग्रीन टी है या जो ये पेशावरी कहवा है, ये अब हमारे सारे मसले दूर कर देगा। तो मैं आप लोगों की गलतफहमी दूर कर दूं, ऐसा कुछ नहीं होगा, क्यों आयशा? बिल्कुल ऐसे ही है। ग्रीन टी उल्टा न्यूट्रिएंट्स की एब्जॉर्प्शन रोक देगी और बदहजमी और तेजाबियत को बढ़ा देगी। ग्रीन टी का इस्तेमाल हरगिज या पेशावरी कहवे का इस्तेमाल या किसी किस्म के कहवे का इस्तेमाल और फिजी ड्रिंक का इस्तेमाल हो सके तो अवॉइड करें। एक कहवा मैं आपको बता देती हूँ, पेपरमिंट टी। किसी भी अगर आप बड़े स्टोर पे जाते हैं आपको ये आसानी से मिल जाता है। जो लोग ये अफोर्ड नहीं कर सकते, जो लोग बड़े स्टोर्स तक नहीं जा सकते, सौंफ, इलायची, पुदीना हस्बे जायका उबाल कर हर खाने के बाद लें। ये आपकी डाइजेशन को भी बेहतर करेगा, न्यूट्रिएंट्स की एब्जॉर्प्शन को भी बेहतर कर देगा। जो ग्रीन टी और पेशावरी कहवे हैं दोनों एसिडिटी और तेजाबियत का मसला बढ़ा देंगे। और जो स्वीट डिश है वो आपके स्नैक में आनी चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, इतना हैवी मील खा के उसके ऊपर से फिर मीठा खाते हैं और दो तीन सर्विंग्स उसकी खा होते हैं, क्योंकि उसमें भी वैरायटी है। गोश्त की वैरायटी तो बनी हुई है, उससे पहले हमने खुद को गुब्बारा बना लिया स्टमक को, उसके ऊपर से फिर हम 2-3 तरह के मीठे खा लेते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। स्वीट डिश का आप इस्तेमाल करें, ईद साल में 2 दफा आती है। मैं हर एक को कहती हूँ मीठा जरूर खाएं, आपका हक बनता है, लेकिन नाश्ते दोपहर के खाने के दरमियान में जब हमें किसी चीज की क्रेविंग हो रही होती है उस टाइम पे खा लें, या दोपहर के खाने और रात के खाने के दरमियान में खा लें। इसको मील के साथ, पहली मील इतना ज्यादा हैवी है, जो बकरा है या जो बीफ हो गया, दोनों के अंदर अपनी चर्बी होती है। ऊपर से जिस तरह से नबिया हम खाना बनाते हैं 1-1 किलो तो हम उसके अंदर घी डाल देते हैं ना, पूरे घर का जो खाना बनना होता है। इतना हैवी मील लेके उसके ऊपर से अगर आप स्वीट डिश दूध वगैरह वाली ले लेंगे तो वो डाइजेशन का मसला बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। और इनफैक्ट अक्सर ये देखा गया है कि लोग फिर इमरजेंसी पे फोन करके कह रहे होते हैं हमें हार्ट अटैक आ रहा है। वो हार्ट अटैक नहीं होता, वो बेसिकली बदहजमी इतनी ज्यादा बढ़ गई होती है, सीने में जलन इतनी ज्यादा बढ़ गई होती है कि आपको लगता है हार्ट अटैक। अच्छा आयशा, जिन लोगों को ऑलरेडी कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम रहता है उन अफराद के लिए, और हमारे घर में बुजुर्ग अफराद आपको पता है कि वैसे ही उनका कोलेस्ट्रॉल हमेशा हाई रहता है, परहेज वो वैसे करते नहीं है, दवाइयाँ भी अपनी वक्त पर नहीं लेते हैं, तो उन लोगों को स्पेशली जो है वो आप टिप्स दे दें या समझा दें। देखिए, 1 हथेली के बराबर आप 2 टाइम गोश्त खाएं, लंच और डिनर में हथेली। पर ये भी मैं रिहा बहुत खुला दिल रख के कह रही हूँ, हर एक की रिक्वायरमेंट उसकी हथेली के बराबर है, तो हथेली के बराबर इसी लेंथ और इसी वेट में आप गोश्त खाएं। 2 टाइम खाना है। नाश्ते में भी गोश्त, जैसे हम कलेजी खाते हैं, नाश्ता कलेजी का कर रहे हैं, दोपहर के खाने में गोश्त अलहदा, रात के खाने में गोश्त अलहदा। आप साथ में दूसरी चीजों का इस्तेमाल करें। एक सब्जी का सालन जरूर बना लें। मैं दाल की भी बात ही करी क्योंकि दाल में भी प्रोटीन है। आप एक सब्जी का सालन बनाएं, बिल्कुल सब्जी रखें, साथ में थोड़ा सा गोश्त रखें, ज्यादा अच्छा आयशा, चूंकि टाइम भी कम है तो मुझे बहुत सारी बातें जाननी है आपसे, और आई होप सो कि मैं सारी बातें जान सकूं। बहुत सारे लोगों को बड़ा ये जेन्युइन प्रॉब्लम है ईद उल अज़हा पर, चूंकि गोश्त का इतना ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, देन क्या होता है इवेंचुअली दे लीड टू कॉन्स्टिपेशन, जिसकी वजह से और बड़े मसाइल हो जाते हैं। तो उस हवाले से भी बताएं कि फाइबर इनटेक अपना कितना जो है वो रखना ज़रूरी है ताकि आपको ये प्रॉब्लम ना हो। देखिए, फाइबर इंटेक जो है वो आपका हर मील के साथ फाइबर का इंटेक तो आपने करना है। जैसा कि अभी मैंने कहा सैलेड वगैरह लोग नहीं लेते, तो जो आप ड्रिंक इस्तेमाल करें, नींबू पानी उसकी जगह इस्तेमाल करें और ज्यादा सारा उसमें तुक मलंगा या चिया सीड्स डालें, कॉन्स्टिपेशन का मसला नहीं होगा। या 2 खाने के चम्मच इस्बगोल हर मील से पहले, 1 गिलास पानी में 2 खाने के चम्मच इस्बगोल डाल। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि अब आपने जो है वो जिस तरह आयशा ने बोला कि 1 हथेली की बराबर आपने गोश्त लेना है, तो अब अगर इस्बगोल वाले टिप दे रही हैं तो अब आप जो है वो खाने से पहले जो है इस्बगोल पी लें और 4 हथेली के बराबर अपना प्लेटर बना लें, तो ऐसा नहीं करना। बिल्कुल ऐसा, इसका फायदे की बजाय उल्टा नुकसान होगा। अच्छा ठीक है, अपने आप को हाइड्रेट रखना भी बहुत ज़रूरी है आयशा। ऐसे में अगर आप गोश्त का इंटेक ज़्यादा कर रहे हैं, जो कि डेफिनेटली हम जितनी भी बात कर लें, मुझे पूरी उम्मीद है हमारे लोगों से कि उन्होंने एक कान से सुनने दूसरे कान से निकाल देना, लेकिन हमारा फ़र्ज़ है बताना। तो हाइड्रेशन भी जो है उसका भी ख्याल अगर रखेंगे, पानी का वाटर इंटेक ज़्यादा होगा, तब भी हमारे मसाइल दूसरे कुछ हद तक कम होंगे। बिल्कुल, दिन में 15 गिलास पानी जरूर पिए। आप जितनी ज्यादा कैलोरीज लेते हैं आपको पानी का इस्तेमाल उतना ज्यादा करना है। ईद पे हमारी कैलोरीज बढ़ जाती है, तो 8 की बजाय 15 गिलास पानी इस्तेमाल करें। एक तो ये कि आप खाना कम खाएंगे, दूसरा ये कि वो जो यूरिक एसिड बढ़ रहा है बॉडी में, ये उसको फ्लश आउट करने में हेल्प करेगा, और तीसरा कैलोरीज को बर्न करेगा। अमेजिंग। अच्छा बताइएगा, इसके साथ साथ थोड़ी सी चहलकदमी भी होनी चाहिए जब इतना हैवी खाना खा रहे हैं, प्रोटीन इतना ज़्यादा आप ले रहे हैं, और वो जो मैंने बात बोली थी ना प्रोग्राम के शुरू में ही कि जो है वो सारी मील्स जो है वो गोश्त से शुरू होंगी और गोश्त पे ख़त्म होंगी। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका खाना आपको जल्दी डाइजेस्ट भी हो, तो लाइफस्टाइल की तब्दीली भी बहुत ज़रूरी है। आयशा, उस पर भी बात कीजिए।
बिल्कुल, ईद वाले दिन तो हमें बिल्कुल टाइम ही नहीं मिल रहा होता। लड़कों की तो फिर चहलकदमी हो जाती है, गोश्त लेकर आना और सारे उसमें। खवातीन की चहलकदमी नहीं होती सोने से पहले। अगर बिल्कुल दिन में टाइम नहीं मिलता, मैं समझती हूँ गेस्ट आ रहे हैं, सारा कुछ सोने से पहले एटलीस्ट आधा घंटा वॉक जरूर करें और इस स्पेस पे करें कि आपकी हार्ट बीट तेज हो। इतनी चहलकदमी नहीं करनी कि कोई फर्क ही ना पड़े, इस स्पेस पे करें कि आपकी हार्ट बीट तेज हो। थैंक यू सो मच आयशा नासिर, आपने टाइम निकाला और इतनी ज़बरदस्त टिप्स दी हमारी ऑडियंस को दो के मुझे पूरी उम्मीद है कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला, लेकिन स्टिल जो है वो कोशिश आप लोग ज़रूर कीजिएगा। ज़रूर आप लोगों ने अपनी सेहत ख़राब करनी है। जनाब ब्रेक से जब वापस आएंगे तो एक और बहुत ज़बरदस्त मेहमान से आपकी मैं मुलाकात करवाने वाली हूँ जो इस शहर की रंगीनियों में इजाफा करते हैं। कौन होंगे वो मेहमान, ब्रेक के बाद आपको उनसे मिलवाएंगे, साथ रहिएगा। वेलकम बैक जनाब। प्रोग्राम में आपको एक मर्तबा फिर से कहेंगे खुश आमदेद और बड़ी ज़बरदस्त एक आर्टिस्ट से मैं आपकी मुलाकात करवाने जा रही हूँ। जब भी मैं लाहौर की सड़कों पर जाती हूँ या हम कभी भी अगर किसी जगह पर ट्रैवल करें, और अक्सर आपने देखा होगा कि आपको बड़ा ज़बरदस्त जो है वो आर्ट वर्क जो है वो शहर की दीवारों पर हुआ दिखाई देता है। कभी कोई हसीन पेंटिंग्स होती हैं, कभी ग्रीनरी होती है, कभी कोई बड़ा प्यारा मैसेज होता है, कभी कोई हमारी बड़ी जो मशहूर शख्सियात होती हैं उनके पोर्ट्रेट्स होते हैं। तो मैं हमेशा सोचती हूँ कि जनाब ये आर्टिस्ट जो भी हमारी शहर की दीवारों को खूबसूरत बनाने में काम कर रहे हैं, ये एक बहुत ही खूबसूरत मेरे ख्याल से आर्ट की एक फॉर्म है और बड़ा ज़बरदस्त काम भी किया जा रहा है। तो आपके शहर की जो दीवारें हैं वो खूबसूरत लगती हैं, रंगीन लगती हैं, आंखों को अच्छी लगती हैं, आपके मिजाज को भी खुशगवार बनाती हैं, आपको अपने शहर से और भी प्यार हो जाता है जब वो खूबसूरत लग रहा होता है। और ऐसे में जनाब ये बड़ी कोई आसान चीज़ नहीं है, बड़ी इस पर मेहनत दरकार होती है, बड़ा एक्सपीरियंस इस पर चाहिए होता है। तो हमारी यंग पाकिस्तान की आर्टिस्ट जो है, म्यूरल आर्टिस्ट, आज हम उनसे आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं जो कि एक बाकमाल आर्टिस्ट हैं और शहर की दीवारों को खूबसूरत करने में इनका भी बहुत जनाब अमल दखल है और इनका हाथ है। हमारे साथ मौजूद हैं फरवा अली काज़मी। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। वालेकुम सलाम, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। फरवा कैसी हैं आप? ठीक है, बिल्कुल ठीक हूं, थैंक यू। फरवा थोड़ा सा हमें जो है वो म्यूरल आर्ट के बारे में ज़रा हमारी ऑडियंस को बताइएगा पहले तो। अच्छा, म्यूरल इज़ अ फॉर्म ऑफ आर्ट जो आपकी वॉल्स पे होता है और इंटरनेशनली इसको बहुत ज़्यादा पज़राई मिलती है फॉर द फैक्ट कि इट्स अ वेरी लार्ज स्केल पेंटिंग। यूजुअली हम तो देखते हैं कैनवस पे पेंट्स वगैरह हम करते ही रहते हैं, लेकिन आउटडोर में अगर देखा जाए इट्स अ फ्री फॉर्म ऑफ आर्ट फॉर एवरीवन टू एंजॉय। तो म्यूरल इज़ दैट फॉर्म ऑफ आर्ट, बड़े अरसे से हो रहा है इंटरनेशनली, लेकिन पाकिस्तान में इट जस्ट स्टार्टेड। अच्छा, मैं चाहूँगी कि कुछ तस्वीर भी अगर हम दिखाएं तो बड़ा अच्छा होगा, जो लोग अवेयर नहीं है या नहीं जानते हैं उसको इस बारे में। तो फरवा, क्या आपने स्टडी क्या किया हुआ है और अपने थोड़े से शौक के बारे में भी बताओ। वैसे तो आई हैड बीन फैशन डिज़ाइनर अर्लियर। अच्छा। लेकिन एक इवेंट हुआ था रंग दे गिलियात के नाम से, वो आप गवर्नमेंट ऑफ गिलियात की तरफ से ऑर्गेनाइज था। उसमें नथिया गली के कुछ एरियाज थे, उनको पेंट करना था। इट वाज अ फेस्टिव That was your first time जब That was my आपको? first time last year. अच्छा, तो आपने खुद उसमें अप्लाई किया था? हाँ, it was an open call. पेंटिंग वगैरह करती रही हो? शुरू से करती रही हो? शुरू से, बचपन से करती आई हूँ मैं पेंटिंग्स। एंड देन फिर मेरी इतने बड़े कैनवस पे पहले पेंट किया लेकिन कभी किया, लेकिन इतने बड़े मेगा स्केल पे नहीं किया था। अच्छा, सो दैट वाज योर फर्स्ट टाइम। कितनी ईयर पहले? like year before this, एक साल पहले। अच्छा, फिर तो उसके वो काफी बड़े स्केल का था। तो आपने उसमें अपनी पेंटिंग्स वगैरह भेजी? हाँ, पोर्टफोलियो भेजा था, सिलेक्शन क्राइटेरिया था उसका। अच्छा। तो उसमें आई गॉट सिलेक्टेड। फिर नथिया के लिए गए, वहाँ पे पेंट किया। हाँ, तो जो और किस तरह का था पेंट, मतलब कि वहाँ की रिक्वायरमेंट क्या? रिक्वायरमेंट ये थी कि बहुत कलरफुल फ्लोरेसेंट से कलर्स यूज करके, बट इट शुड बी वेरी आउट लाउड when you look at it। तो वो बड़े शार्प कलर यूज ताकि टूरिस्ट की अट्रैक्शन भी बढ़े, वहाँ की खूबसूरती भी बढ़ी। रीजन यही थी कि वहाँ के जो डल ढाबे से बने हुए थे उनको जरा अट्रैक्टिव बनाने के लिए। तो उससे पहले फरवा कितने जो है वो कैनवस पे आपने किस साइज के कैनवस पे आप मैक्सिमम काम करती मैंने किया हुआ है 10x5 के कैनवस पे किया। 10x5 पे किया। हाँ, वो मैंने किया था। एक कंपटीशन हुआ था स्ट्रीट आर्ट। और जो ये नथिया गली में आपने करना था, ये कितना कैनवस या दीवार ही, मतलब कि दीवार कैनवस ही हुआ? इट वाज बिगर देन, मतलब
स्कैफोल्डिंग्स लगा के काम करना सो आप एक्साइटेड भी थी, नर्वस भी थी? यस, नहीं आइडिया था कि मैं परफॉर्म कर सकूंगी, लेकिन और कौन सा पेंट उसमें यूज हो रहा है? उसमें एनामल पेंट्स होते हैं, वो यूज होते हैं। और आप उससे पहले कैनवस पे ऑयल पेंट्स यूज करते थे। तो डिफरेंट था ऑयल पेंट करना और ये एनामल जो है वो बड़ी लिक्विड फॉर्म में होता है और जो आपके ऑयल पेंट्स है वो ट्यूब फॉर्म में होते हैं आपके पास। तो इट वाज अ वेरी डिफरेंट, मेरे लिए वही पहली दफा पहली अटेम्प्ट थी, लेकिन किया जब तो वो बहुत अच्छा बन गया था। फिर उसके बाद वापस आए तो फिर हुंजा के टनल्स के लिए कॉल आती है गिलगित बल्तिस्तान की गवर्नमेंट की तरफ से, यानी कि ट्रैवलिंग भी हो रही है और आर्ट भी हो रहा है, ट्रैवलिंग का भी शौक था, ट्रैवलिंग का भी शौक था। तो इसीलिए फिर वो इतना कोई ये इशू नहीं था कि जाके करना है, लेकिन जब जाके वहाँ करना पड़ा तो फिर समझ में आ गई कि क्या कर रहे हैं। इतना इजी था नहीं, बहुत स्ट्रगल की, बहुत एफर्ट की इसके लिए। इट वाज अ वेरी लाइफ थ्रेटनिंग भी था, क्रेन्स के ऊपर चढ़ के करना था। इट्स नॉट कि आप फ्लोर पे खड़े होकर कर, एंड दैट वाज योर फर्स्ट टाइम? यस, क्रेन के ऊपर करना। तो नथिया गली में भी क्रेन पर था? नहीं, नथिया गली वाला वॉल थी, वो वॉल नहीं, वो वॉल नहीं थी। वो पूरा एक हट था। ओके। या तो उस पे भी आप सीढ़ी लगा के, तो जो गिलगित का बता रही हैं ये तो बड़ा चैलेंजिंग भी रहा हो, हुंजा वाला ये बड़ा चैलेंजिंग भी रहा, बहुत एक्साइटेड भी रहा। एग्जैक्टली। और मौसम की उसमें हर्डल्स थी, उसमें क्रेन वहाँ पे अवेलेबल नहीं होती थी, रात में लाइट अवेलेबल नहीं, मोबाइल की लाइट जला। ओनली आर्टिस्ट थे या आर्टिस्ट हमारे साथ बहुत ज्यादा थे? टीम लीड मैं थी, लीड आर्टिस्ट मुख्तलिफ जगहों से आए हुए थे, डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स के स्टूडेंट्स थे हम लोगों के साथ, लेकिन उन सब में से टीम लीड मैं ही थी। पहले 2 टनल्स जो थे वो मुझे दिए गए। सो आई हैड अ ह्यूज रिस्पांसिबिलिटी टू डू ऑल ऑफ दीज। या तो वो बहुत मेगा स्केल की एक कैनवस थी हम लोगों पे करने के लिए, कैनवस ही कहूँगी उसको, टनल को, और उसके साथ वॉल थी। तो वो करके जब फिर वापस आए तो फिर कॉल आई कि मॉल 1 की तरफ से कॉल आ गई कि उनका आउटडोर कोर्टयार्ड बन गया। सिलसिला पूरी चेन फिर आपकी बनती चली गई, क्योंकि आप ये देखो कि एक प्रोजेक्ट के बाद दूसरा प्रोजेक्ट, फिर उसमें एक्सेल करना, फिर तीसरा प्रोजेक्ट की कॉल आ जाना, वो एक इंडिकेशन थी कि और तो कोई हैंडल नहीं उस तरह से कर सका। देयर इज अ रीजन दे हैव बीन कॉलिंग मी। अच्छा, कितना टाइम लगता है तकरीबन ये कंप्लीट करने में? टाइम वैसे तो महीना लगना चाहिए, लेकिन हम महीने का काम है ये? होता है महीना, 3 वीक्स। लेकिन मेरी स्पीड इज अ स्किल, तो उस वजह से भी मुझे बहुत सारे लोग। तो फिर आप कितनी देर में महीने का काम आप कितने देर में? 7 days in a 1 week? within a week कर लेती हूँ मैं, कर लेती हूँ। I'm quick at it। तो अब इसी को कंटिन्यू रखना है? फिल वक्त तो यही हो रहा है, मुझे नहीं समझ में आ रही कि देयर इज नो लुकिंग बैक। सो हैक्टिक लगता है या मजा आता है? अच्छा लगता है उसको मजा आता है। इट्स वेरी एडिक्टिव। पेंट की इट्स कलर्स की तो आई एम श्योर कि मजा आता है करके, लेकिन टायरिंग भी बहुत है, इंजरीज भी हो जाती हैं, तो वो देयर इज नथिंग दैट स्टॉप्स मी फ्रॉम डूइंग इट। आई स्टडीड फाइन आर्ट्स फॉर 4 years in my college and then मैंने अपने फादर को बोला कि आई हैव टू कंटिन्यू दैट एंड ही सेड कि नो भाई क्या करना है तुमने, इसमें तो कोई स्कोप नहीं है, खबरदार तुमने नाम लिया मैं तो तुम्हारा एडमिशन भी नहीं जाने दूंगा यूनिवर्सिटी में। मैंने कहा नहीं प्लीज मुझे जाने दो, लेकिन फिर मैं इतनी बुरा पेंट में करती थी कि मैंने खुद ही क्विट कर दिया। आई सेड कि नहीं मैं जाके इसमें क्या मैं करूंगी, तो रहने ही देती हूँ। नहीं मैं तो मुझे याद है कि मुझे पोर्ट्रेट करना मुझे बहुत मुश्किल लगता था, और हमेशा से आपको पता है कि सबसे जो टफेस्ट चीज होती है दैट इज पोर्ट्रेट, वो हर कोई नहीं कर पाता और मैं नहीं कर पाती थी। तो मैं पोर्ट्रेट की वजह से मुझे याद है प्रैक्टिस बहुत रिक्वायर्ड होती है, बहुत टेक्निकल वो होता है, आपको पूरी मेजरमेंट्स करके देन यू हैव टू मेक इट। प्लस आपको टीचर्स अच्छे गाइड मिल जाए ना, तो बड़े एक फार्मूलाज होते हैं जो आप स्टूडेंट्स को बताते हैं, तो वो नहीं। आई हैड बीन टीचिंग एज वेल, तो मुझे पता है कि कितनी जल्दी आप सिखा भी सकते हैं स्टूडेंट्स को। तो आई हैव अ ह्यूज स्टूडेंट बॉडी फॉलोइंग। सो क्या क्या पेंट करते हो? be it a portrait, be it a very landscapes। इस थ्रू सारे जर्नी में ना मैंने पोर्ट्रेट भी कर लिया है, मैसिव स्केल पे। पोर्ट्रेट किस का पोर्ट्रेट किया है? अभी एक वोक रेस्टोरेंट है, नहीं फेमस सेलिब्रिटीज या उनकी नहीं, रैंडम की हैं। अभी दी वोक एक रेस्टोरेंट है, वहाँ पे एक चाइनीज गर्ल का पोर्ट्रेट बनाया है, और एक कलमा चौक पे चित्राली लड़की का एक पोर्ट्रेट बना हुआ है, वो मैंने बनाया है। यस, और ये सब बहुत मैसिव स्केल। पोर्ट्रेट में एक्सप्रेशन करना इज वेरी डिफिकल्ट, एक्सप्रेशन कैच करना और उसकी रिजेम्बलेंस लेकर आना। पहले सारा ड्रॉ होता है या डायरेक्ट पेंट से? मैं डायरेक्ट पेंट पे करती हूँ, इसीलिए मेरा टाइम जो है वो कॉन्ट्रैक्ट भी होता है। आपके लिए तो भाई तालियां जनाब जरूर होनी चाहिए कि पेंटिंग्स बना लेते हैं बहुत सारे लोग, लेकिन इतने मैसिव स्केल पे उसको हैंडल करना ना, प्रोपोर्शंस को और उसको एग्जीक्यूट करना। फैशन डिजाइनिंग को बिल्कुल टाटा बाय बाय कह देना है। पर्सनल प्रोजेक्ट्स कर रही हूँ। अच्छा, वो भी साथ चल रहे हैं। मैं ऑफिस में बैठी थी जब वैसे ही मैंने पोस्ट देखी थी कि इस तरह से कोई इवेंट हो रहा है, तो मैं लीव लेके गई थी, सर वापस आ जाऊंगी 2-3 दिन बाद। अच्छा फरवा, मुझे बताओ कि जैसे कि आपने बताया कि आप पोर्ट्रेट भी करते हो, लैंडस्केप भी करते हो, सब चीज़ें आप कर रहे हो,
तो कोई ऐसी पर्सनालिटी आपके जहन में है जिसका पोर्ट्रेट आप करना चाहोगे या आप आगे चल के? माइंड में ऐसी कोई पर्सनालिटी एज सच अभी तक तो नहीं है। कोई पॉलिटिकल पर्सनालिटी, कोई हीरो, कोई भी नहीं। पता है, मुझे लगता है कि आई माइट end up doing some old personality, maybe Einstein. उस पे तो सबसे ज़्यादा मुश्किल है। Yes, क्योंकि there are lot of expressions और lines फिर आपकी स्किन का texture है, it's a lot of challenge to deal with, and I think I would be able to do it. So अभी तक आपने किया है कुछ? किया है पर्सनल लेवल पे मैंने किए हैं, छोटे स्केल पे, लेकिन आई थिंक बड़े स्केल पे भी। अच्छा, तो स्टडी भी करना पड़ता है इसके साथ? स्टडी है, पढ़ना भी पड़ता है? बिल्कुल। मैं ऐसे तो नहीं, प्रैक्टिस के साथ मैंने पर्सनल रिसर्च अपनी बहुत थ्रू आउट कैरियर रखी। अच्छा, और उसमें यूट्यूब से रिसर्च करती थी और ट्यूटोरियल्स देखती थी किस तरह से पेंटिंग्स बनती हैं, तो देयर वाज अ लॉट ऑफ वर्क इन्वॉल्वड इन ऑल ऑफ दिस। अच्छा, मुझे ये बताओ कि ज़्यादा जो है आपने इसको मतलब कि एज अ पार्टिसिपेट वैसे भी कुछ जो है वो कुछ कॉम्पिटिशन्स वगैरह वहाँ पर भी पार्टिसिपेट करती रही हो इससे पहले? हाँ, स्कूल लेवल पे, यूनिवर्सिटी लेवल पे पार्टिसिपेट किया था। लेकिन अब तो हम डूइंग इट कमर्शियली। तो अभी तक इंटरनेशनली अपना काम जो है वो कुछ पोर्टफोलियो अपना भेजा है इंटरनेशनली, या प्लान है या भेजो भाई? आई मस्ट से आई हैव अ प्लान, यस, आई हैव अ कॉल एंड आई हैव अ प्लान फॉर डूइंग दिस एज वेल। और उससे पहले भी आई हैव आल्सो वन सार्क आर्ट कॉम्पिटिशंस ट्वाइस एट माय स्कूल लेवल, तो वो उसमें 7 कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड में आई हैव स्टूड फर्स्ट, तो वो भी एक मेरे लिए बड़ा सा एक पुश फैक्टर था। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। और आपने बताया बेस्ट विशेस जनाब आपके फर्दर प्रोजेक्ट्स के लिए। जब नेक्स्ट टाइम आपसे मुलाकात होगी तो मैं उस पर्सनालिटी के बारे में जरूर पूछूंगी जिसका आप पोर्ट्रेट करना चाहेंगे जनाब। इसके साथ बढ़ेंगे ब्रेक की जानिब और ब्रेक के बाद होगी आपसे मुलाकात, साथ रहिएगा। वेलकम बैक जनाब। प्रोग्राम में आपको एक मरतबा फिर से खुशामदीद करते हैं। और जैसा कि ब्रेक से पहले जिक्र कर रहे थे कि एक ऐसी खातून से आपकी मुलाकात करेंगे, खातून एक लड़की, शी इज़ वेरी यंग एंड टैलेंटेड गर्ल, जो कि अभी अपने पैरों पर खड़ी हो रही हैं। शी इज़ अ स्टूडेंट और एक टाइम पे 2 डिग्रीज कर रही हैं, मैथ्स कम्युनिकेशन भी पढ़ रही हैं, लॉ की डिग्री भी हासिल कर रही हैं और एक छोटी जगह से इनका ताल्लुक़ है जहाँ पर ये ह्यूमन राइट्स के लिए बहुत ज़्यादा काम करें। शी इज़ वेरी यंग, आई थिंक 18 ईयर्स ओल्ड। और बड़ी बात है कि हमारे जो मुआशरे के जो मसाइल हैं, हमारे जो सोसाइटी के इशू हैं, उसको इतनी कम उम्र में आइडेंटिफाई करके हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो ह्यूमैनिटी के लिए, वो सोशल वर्क के लिए आगे बढ़ रहे हैं और काम कर रहे हैं, फील्ड में जा रही हैं, बेतहाशा चैलेंजेस का सामना करते हुए ये बहादुर लड़की जो है बहुत ज़बरदस्त काम कर रही है। मेरे ख्याल से अगर हम सब लोग कोई एक जिम्मेदारी या कहते हैं ना कि ठेका उठा लेना किसी काम का और फिर उसके पीछे लग जाएं, तो मेरे ख्याल से हम अपनी सोसाइटी में एक बड़ा चेंज लेके आ सकते हैं, एक तब्दीली लेकर आ सकते हैं। इसके साथ साथ जनाब ये सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी हैं, अपने वीलॉग्स भी बनाती हैं, फील्ड में जाकर काम भी करती हैं और ख़ासकर ख़वातीन को एम्पावर करने की जिम्मेदारी जो है इन्होंने अपने कंधों पर उठाई हुई है। तो हमारे साथ मौजूद हैं रमना सईद और रमना से उनके प्लान्स के बारे में जानते हैं और साथ साथ ये क्या कर रही हैं वो सारी बातें हम रमना से जानेंगे और इनको खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम रमना, गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप और क्या चल रहा है? जी, पढ़ाई चल रही है। आई एम स्टूडेंट ऑफ जर्नलिज्म एंड अलॉन्ग विद दैट आई एम परसुइंग लॉ फ्रॉम पंजाब यूनिवर्सिटी। अच्छा, जर्नलिज्म के साथ साथ आप लॉ की भी डिग्री हासिल कर रही हैं, तो दोनों डिग्रीज एक टाइम पे मुश्किल नहीं है? आई फील कि अभी जो करंट सिचुएशन है पाकिस्तान की, तो गर्ल्स को लॉ के बारे में बड़ी अवेयरनेस होना ज़रूरी है कि व्हाट आर यू लीगल राइट्स, तो फिर ये पढ़ के ही समझ सकती हूँ मैं बेहतर तरीके से। और इसके साथ साथ पढ़ाई के साथ साथ सोशली भी इतना एक्टिव हो? आई फील कि अभी जो करंट सिचुएशन है पाकिस्तान की, तो गर्ल्स को लॉ के बारे में बड़ी अवेयरनेस होना ज़रूरी है कि व्हाट आर यू लीगल राइट्स, तो फिर ये पढ़ के ही समझ सकती हूँ मैं बेहतर तरीके से। अच्छा रमना, आपकी एज में यूजली लड़कियाँ अपनी तालीम मुकम्मल कर रही होती हैं, पढ़ाई पर सिर्फ फोकस होता है, लेकिन उसके साथ साथ आप जो है वो सोशल वर्क भी कर रही हो, तो इतना मोटिवेशन और कौन है आपकी इंस्पिरेशन? सोशली अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी एक्टिव हूँ और ये एक्टिविटीज़ का जो स्टार्ट है मैंने कोविड में ज़्यादा हो गया कि आपको पता है जो एक सिचुएशन क्रिएट हो गई थी कि हर कोई घर में बंद है। स्टार्ट में तो मैंने कुछ एक्टिविटीज़ अपनी ऑनलाइन स्टार्ट की, लेकिन लेटर ऑन जब बहुत ज़्यादा सिचुएशन वर्स्ट हो गई, सो आई रियलाइज़ कि रमना अब निकलो, अब घर से बाहर निकलो और जाकर कुछ करो। सो मेरे घर के करीब 2 एरियाज़ हैं, 2 स्लम एरियाज़ हैं
एक का नाम है कोट बाकर, एक कोलो वाला है और एक कोरोटाना है, ठीक है। सो आई स्टार्टेड अवेयरनेस कैंपेन्स, मैंने बच्चों को जाके एजुकेट करना स्टार्ट किया कि व्हाट इज़ कोविड, बिकॉज वहाँ पे लोगों के पास अवेयरनेस नहीं है और उनको रिसोर्सेज नहीं है कि उन्हें पता चल सके कि क्या सिचुएशन है। और उस वक्त बहुत र्यूमर्स भी थे, कोई बिलीव नहीं करता था कि कोविड डज एग्जिस्ट और क्या रियलिटीज़ है। तो मैं ग्राउंड पे गई, अपनी सिस्टर को साथ लिया लूप में, तो शी सपोर्टेड मी। मैं गई, मैंने लोगों को अवेयरनेस दी कि व्हाट इज़ कोविड। मैंने बच्चों को स्पेशली बताया कि अब सब सोच रहे थे कि भाई क्या हुआ है, हमारे स्कूल्स बंद हैं, हम स्कूल्स नहीं जा रहे। वहाँ से एक्टिविटीज़ स्टार्ट मैंने की और उसके बाद इसी तरह एक्टिविटीज़ को आगे। रमना, जब आप फील्ड में गए तो सबसे ज़्यादा मोस्ट चैलेंजिंग थिंग व्हाट वाज दैट? ओके, फील्ड में सबसे चैलेंजिंग काम तो बीइंग अ गर्ल इन गुजरांवाला इज़ वन चैलेंजिंग थिंग, ठीक है। बिकॉज गुजरांवाला इज़ ओनली लिंक्ड विद कि यहाँ पे बस लोग खाते हैं, खानों के साथ यहाँ पे तो पाए खाएंगे, ये खाएंगे, मतलब आई नो दैट्स रियलिटी। बट अब जिस तरह अब वी आर लिविंग इन अ थर्ड वर्ल्ड, तो जो अभी करंट सिचुएशन चल रही है, हम उसके अगर खानों के साथ ही बस अगर लिंक्ड रहें तो एजुकेशन को अगर हम निगलेक्ट कर दें, सो आई थिंक ये चीज़ बहुत बुरी हो जाएगी। एजुकेशन इज़ द फ्यूचर और गर्ल एम्पावरमेंट इज़ द फ्यूचर, बिकॉज अगर आप अपनी गर्ल्स को एम्पावर नहीं करते हो, मेरे फादर की मुझे बहुत सपोर्ट रही है कि बेटा आप जो भी करते हो वो मुझे सपोर्ट करते हैं कि जाओ जहाँ पे भी जाती हूँ मैं। तो उसमें यह है कि आप जब अपने गर्ल्स को अपने घर से उनको एम्पावरमेंट मिलेगी, सपोर्ट मिलेगी, तो फिर वो निकलती हैं, फील्ड में जाकर काम करती हैं। वो चैलेंजेस वहाँ से थोड़े कम हो जाते हैं। लेकिन बीइंग अ गर्ल इज़ अ वेरी चैलेंजिंग थिंग। और जब मैं फील्ड में जाकर काम करती हूँ तो लोग बातें करते हैं कि ये आई है, ये हमें क्या बताएगी, इसकी तो खुद, आई एम 19 ईयर्स ओल्ड बेसिकली, तो ये तो खुद क्या करे, ये तो खुद छोटी है, ये हमें गाइड करेगी, हम क्यों इसकी बात सुने। यहाँ पे थोड़े मसले होते हैं। एंड आई ऑल्सो वर्क ऑन SRHR, तो उसमें जो आपने बात करनी होती है वो लेडीज से करनी होती है, मदर से करनी होती है। सो दैट इज़ अबाउट मेंस्ट्रुअल हाइजीन, ठीक है। उसके लिए जब बात करनी होती है तो स्टार्टिंग में लोग बात नहीं सुनते थे कि भाई ये तो छोटी सी बच्ची है, ये हमें क्या बताएगी, हम इसकी बात क्यों सुने, बिकॉज चीज़ें जो हैं वो अभी भी टैबूज हैं और उनको भी नॉर्मलाइज नहीं किया जा रहा। थिंग्स विल टेक टाइम। अच्छा, गुजरांवाला में ख़वातीन के लिए सबसे ज़्यादा स्टीरियोटाइप क्या है जिसको आप चेंज करने की कोशिश कर रहे हो? ख़वातीन के लिए सबसे ज़्यादा मुश्किल चीज़ क्या है? स्टीरियोटाइप्स वही जो पाकिस्तान में है यूजुअली कि लड़कियां ये नहीं कर सकती, शादी कर दो, इसकी शादी कर दो, अगर इसकी 20s 24 25 ज़्यादा होगी इसकी शादी नहीं होगी। अच्छा, अब हमारा जर्नलिज्म से मेरा बैकग्राउंड है, तो मैं अब वर्क करती हूँ साथ साथ अपनी डिग्री के, बिकॉज आई फील कि अगर मैं अभी से लर्न करूँगी तो जब मेरी डिग्री कंप्लीट होगी तो आई विल बी समथिंग प्रोफेशनल, तो मुझे काफ़ी चीज़ें मेरे पास होंगी जो मुझे डिफ्रेंशिएट कर सकेंगी दूसरे लोगों से। सो दैट्स वाई मैं जब काम करती हूँ तो मुझे यहाँ से मोटिवेशन मिलती है। और गर्ल्स का आपने कहा जो चैलेंजिंग चीज़ यही है कि बीइंग अ गर्ल इज़ अ वेरी चैलेंजिंग थिंग। उसके बाद आपकी शादी के मसले, आपके घर लेट आने के मसले, लोग क्या कहेंगे, ये सबसे बड़ा मसला है पाकिस्तान का। तो ये सभी मसले हैं जो कॉमन मसले सबके हैं। अच्छा रमना, मुझे बताओ कि ख़वातीन को एम्पावर करने की कोशिश कर रही हूँ, इसके लिए क्या जो है इक़दामात उठाने की ज़रूरत है कि ख़वातीन स्ट्रॉन्ग हो जाए अपनी फील्ड में? काम करने की ज़रूरत है। मैंने कोविड में एक एक्टिविटी की, दैट वाज टू एजुकेट, जिस तरह अभी आपने मेंशन किया कि बच्चों को मैंने घर में पढ़ाना स्टार्ट किया। वो जो एक गैप क्रिएट हो गया था, स्कूल का एनवायरनमेंट नहीं था, तो आई थिंक जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ फॉर द गर्ल्स इज़ एजुकेशन। आपके पास एजुकेशन होगी सो यू विल बी अवेयर ऑफ योर राइट्स। आपके राइट्स क्या हैं ये आपको तालीम ही बताती है। तो अगर एक लड़की पढ़ी लिखी होगी तो ही उसकी अगली नस्ल जो आएगी वो भी पढ़ी लिखी होगी। लड़कियों को एम्पावर करने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है देयर एजुकेशन। उसके बाद उनके पास अपॉर्चुनिटीज़ तो होती हैं लेकिन हमें पता नहीं होता कि अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं। हमें खुद कोशिश करनी चाहिए, हमें उसके लिए निकलना चाहिए, हमें सर्च करना चाहिए। अब इंटरनेट हमारे पास है, सो इट्स अप टू अस कि हाउ वी यूज़ इट, हाउ वी यूज़ अवर मोबाइल फोन्स। सम पीपल यूज़ इट पॉजिटिवली, सम यूज़ इट नेगेटिवली। हर चीज़ के इम्पैक्ट्स होते हैं। इट डिपेंड्स ऑन अस कि हम इसको किस तरह यूज़ करते हैं।
थैंक यू सो मच रमना फॉर ज्वाइनिंग अस, और आपने हमें ज्वाइन किया और बताया कि ख़वातीन के लिए जो आप काम कर रही हैं दैट्स अमेजिंग, बेस्ट विशेस टू यू। और आई होप सो कि हमारी और भी बच्चियां जो स्टूडेंट्स हैं, चाहे लड़के हों चाहे लड़कियां हों, अगर वो सोशल वर्क में इतना बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें या कुछ साथ साथ अपनी पढ़ाई के स्टडीज़ के साथ साथ कुछ थोड़ा सा एक्टिव रहें, तो मेरे ख्याल से कि बड़ी तब्दीली या कुछ चेंजेस आ सकते हैं, क्योंकि यही हमारी जनरेशन है जिसने अब आगे चलकर पाकिस्तान का फ्यूचर बनना है, पाकिस्तान का मुस्तकबिल बनना है। और बड़ी खुशी होती है जब भी इस तरह के स्टूडेंट से मुलाकात होती है। जनाब, इसके साथ ही बढ़ेंगे एक छोटी सी ब्रेक की जानिब, और जब ब्रेक से वापस आएंगे तो प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे। साथ रहिएगा। वेलकम बैक जनाब, और प्रोग्राम में आपको कहते हैं खुशामदीद। और बड़ा इंटरेस्टिंग सेगमेंट होने वाला है। डॉक्टर ताहिर रुबाब को जब भी हम इनवाइट करते हैं और जब भी इनके साथ एक सेगमेंट डिज़ाइन करते हैं तो वो हमेशा बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है, क्योंकि बड़ी ज़बरदस्त अपने जो है सब्जेक्ट पर ये ग्रिप रखती हैं और बड़ी ऑन पॉइंट बात करती हैं, जो कि बिल्कुल एक रियलिटी चेक भी होता है हमारे लिए। तो आज हम एक बड़े ही कॉमन, बड़े ही एक आम मसले, बड़े ही एक आम मुद्दे का जिक्र करने वाले हैं, जो मेरे ख्याल से अब हर घर में एक ऐसी बीमारी है जो एंटर हो चुकी है। यूजुअली हम कहते हैं ना कि शुगर और ब्लड प्रेशर जो है वो हर घर का जो है वो मसला है, हर घर की बीमारी है, बट आई बिलीव कि आजकल डिप्रेशन और एंजाइटी भी हर एक का मसला है, और हमारे जो छोटे हैं, हमारे जो यंगस्टर्स हैं, वो भी इससे सफ़र कर रहे हैं। उसकी मिसाल ये मिलती है कि आप देखें कि स्कूल्स में, नॉट कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी आई एम टॉकिंग अबाउट, बल्कि इन स्कूल्स आपकी ड्रग्स कितनी कॉमन हो चुकी है। सो दैट मीन्स कि आपके जो बच्चे हैं वो भी कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हैं, कि वो राइट लेफ्ट इस तरह की चीज़ें जो हैं उसको अपना सहारा बना रहे हैं। तो आज हम बात करेंगे कि जो मेंटल इलनेस है या जो डिप्रेशन है, बेसिकली डिप्रेशन की बात करेंगे कि व्हाट इज़ डिप्रेशन, ये कब आइडेंटिफाई होता है और कब हमें प्रोफेशनल हेल्प की ज़रूरत पड़ती है, जो कि हमारे माशरे में एक बहुत बड़ा टैबू है। डॉक्टर ताहिरा रुबाब साहिबा, मेंटल इलनेस कितनी कॉमन, मेंटल इलनेस कहीं या डिप्रेशन, मेरे ख्याल से डिप्रेशन की ही बात कर रहे हैं। हाँ जी, डिप्रेशन आई गेस, बिकॉज मेंटल इलनेसेस तो बहुत सारी हैं, लेकिन डिप्रेशन जो है इस वक्त बहुत ही कॉमन एक जो है, इसकी अक्रंस बहुत ज़्यादा है, प्रेवलेंस बहुत ज़्यादा, ये बहुत नज़र आ रहा है हमें कि विद एवरी पैसिंग डे डिप्रेशन इंक्रीज़ के ऊपर है। लोगों के मसाइल जो हैं, ना सिर्फ ये कि यानी हम ये कह सकते हैं कि इस वक्त सिर्फ चैलेंज कोविड नहीं है, बल्कि मेंटल हेल्थ भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। अच्छा डॉक्टर ताहिरा रुबाब साहिबा, सबसे पहले जो कि टाइम हमारे पास कम होगा तो मैं चाहूँगी कि हम बेसिक चीज़ें अब कवर कर जाएं हमारे इस सेगमेंट में। बहुत सारे लोग जो इस वक्त आपको सुन रहे हैं वो भी मैच करेंगे या कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे आपकी बात से। अगर मैं मेजर या बेसिक कॉजेज़ की बात करूं या उन सिम्टम्स की बात करूं कि कौन से ऐसे सिम्टम्स हैं जिनको हमें आइडेंटिफाई करना है ऑन टाइम, फिर कॉजेज़ की भी बात करते हैं। ठीक है, बेसिकली डिप्रेशन जैसे हम कहते हैं, इसका मतलब डिप है, DEP, ठीक है। डिप का मतलब होता है नीचे जाना। जब किसी इंसान को डिप्रेशन होता है तो वो अपनी ज़िंदगी के सारे मामलात में नीचे जाता है, यानी पीछे जाता है, और उसमें जिसको आप कहते हैं कि कमी आती है चीज़ों में। जैसे इंसान का मूड जो है वो मोस्ट ऑफ द टाइम जब वो सुबह उठेगा तो अच्छा नहीं लगता उसको उठना, दिल नहीं करता उसका उठने को, लेकिन जैसे जैसे दिन गुजरता है उसका मूड जो है वो बेहतर हो जाता है। ये डिप्रेशन की इलामत है एक, कि सुबह जब उठेगा तो बहुत बुरा फील करेगा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता एज डे पासिस तो वो बेहतर फील करता है। नींद में कमी या ज़्यादती हो सकती है, दोनों हो सकते हैं। भूख में कमी या ज़्यादती हो सकती है। लाइफ की तरफ जो है एटीट्यूड इंसान का, यानी लाइफ अच्छी नहीं लगती। डिप्रेशन का मरीज जो है वो पास्ट में ज़्यादा रहता है। ये मुसलसल कैफियत है, मुसलसल कैफियत है। डिप्रेशन का मरीज हमें अक्सर पास्ट में रहता है, वो अपने बेशक पास्ट में उसके सक्सेसेस हैं, मगर उसके बारे में भी वो पॉजिटिव नहीं सोचता, वो उसके बारे में भी नेगेटिव ही सोचता है। सो ये सारे इलामात जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, और इसके साथ साथ समटाइम्स कुछ लोगों को सुसाइडल थॉट्स भी होते हैं। कुछ लोग जो है सुसाइड कमिट भी कर लेते हैं। दिस इज़ द एक्सट्रीम जो आप डिप्रेशन की कहेंगे कि ये एक्सट्रीम है, जहाँ पे लोग डिप्रेशन जो है वो करते हैं, मगर थॉट्स कॉमन हैं। लोगों को थॉट्स आते हैं कि मर जाना ही बेहतर है, ज़िंदगी अच्छी बिल्कुल नहीं लगती। सो ये सारे चीज़ें जो अलामतें हम अभी डिस्कस करें, अगर ये परसिस्ट करें, अगर ये 15 दिन के लिए किसी इंसान को मसलसल हों, तो इसका मतलब ये है कि उसको डिप्रेशन है। अच्छा, सुसाइडल थॉट का आना इज़ डेंजरस।
इट इज़ वेरी वेरी डेंजरस। अच्छा, ऐसे लोग डिस्कस करते हैं, इस ख्याल का इजहार करते हैं अपने? बिल्कुल करते हैं वो। इवन लोग इजहार क्या करते हैं, उनके अंदर थॉट्स इतने ज़्यादा चल रहे होते हैं इस बारे में कि व्हाई नॉट टू क्विट, लाइफ ख़त्म क्यों नहीं हो जाती, ये क्यों चल रही है। और समटाइम्स ऐसा भी होता है नबिया कि एक बंदा बड़ा हशाश पिशाश हमें अपेरेंटली नज़र आ रहा है, मगर अंडरलाइंग जो है ही इज़ डाइंग एवरी डे। और उसको एवरी डे की बात ये है कि जब आप उसको पूछें कि कंटेंट क्या है तुम्हारी सोच का और ये वो, तो लोग आपको नज़र आएंगे इस तरह के लोग कहते हुए, दिल करता है कि वाई लाइफ इज़ नॉट कमिंग टू एंड, ख़त्म क्यों। बज़ाहिरी ठीक लग रहे हैं मगर डीप डाउन जो है डिप्रेशन चल रहा होता है। सो यूजुअली देखा ये गया है कि वो लोग ज़्यादातर कौन से ऐसे लोग या शख्सियात हैं जो डिप्रेशन का शिकार होते हैं? बेसिकली दो तरह के अवामिल जो है ना वो ख़ास तौर पे इसको इफ़ेक्ट करते हैं। एक तो हमारे जेनेटिक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। किसी भी साइकेट्रिक प्रॉब्लम में जेनेटिक का बहुत अहम रोल है। जेनेटिक एक मेन कॉज है, उसके बाद हमारे एनवायरमेंटल स्ट्रेसर्स जो होते हैं, मतलब वो लोग अगर आपको अनएम्प्लॉयमेंट है, रिलेशनशिप अच्छा नहीं चल रहा आपका, मसलसल कोई एक ऐसा टाइम आता है कि आप फेलियर का फेस कर रहे होते हैं, ये स्ट्रगलिंग बहुत ज़्यादा लाइफ होती है। और अक्सर वो लोग जो कि बड़े हाई अचीवर्स होते हैं, दे बीन इनटू अ जर्नी ऑफ स्ट्रगल, सारी उनकी लाइफ स्ट्रगल में होती है, सक्सेसफुल भी होते हैं। बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, अक्सर पेरेंट्स कहते हैं कि मेरा ये बच्चा बहुत सेंसिटिव है, ये बहुत जज्बाती है। क्या ऐसे शख्स का भी डिप्रेशन का या किसी मेंटल इलनेस का शिकार हो जाना इन लेटर लाइफ बड़ा? बिल्कुल हो सकता है। ऐसा हो सकता है कि वो बच्चा जो ओवरली सेंसिटिव है, उसको हर बात बहुत बुरी तरह स्ट्राइक कर रही है और वो डिप्रेशन का शिकार हो सकता है। इन्वायरमेंटल स्ट्रेसर्स जो होते हैं वो जेनेटिक्स से ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। आपके इर्द गिर्द का माहौल कैसा है, आपके इर्द गिर्द के लोग कैसे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट। डॉक्टर ताहिरा रुबाब साहिबा, मुझे बताइएगा, अब हमने ज़रा कॉजेज़ के ऊपर बात करते हैं, जैसा कि कुछ उनमें से कॉजेज़ का जिक्र भी आपने किया कि उसमें अनएम्प्लॉयमेंट हो सकती है, फाइनेंशियल क्राइसिस हो सकते हैं, रिलेशनशिप फेलियर हो सकता है, जॉब के आपके बिजनेस फेलियर हो सकता है, जो भी आपकी जिंदगी के मसाइल हैं, जितने भी लोग हमें देख रहे हैं उन सबके अलग अलग रीजन होंगे। When you are into situation, so क्या करना है? एक शख्स जो कि इस टाइम अपने रिलेशनशिप ब्रेकअप हो गया है या किसी को फाइनेंशियल क्राइसिस है और वो सिचुएशन में है जब आगे कुछ नजर नहीं आ रहा, what we have to do then? बेसिकली सिर्फ इन्वायरमेंट जो है, जैसे हमने अभी बात की कि बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, समटाइम्स कोई रीज़न भी नहीं हो सकता और इंसान डिप्रेशन का शिकार हो सकता है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए बता रही हूँ कि ऐसा होता है। करना क्या है बेसिकली, बिकॉज जैसे मैंने कहा कि 2 वीक्स अगर आपको हो गए, आप इस मसलसल कैफियत में जा रहे हैं, तो दैट इज़ अलार्मिंग एक साइन है कि आपको अब एक प्रोफेशनल हेल्प की ज़रूरत है। क्विक टिप्स ये है कि वो लोग जो कि डिप्रेशन में जाते हैं, अगर वो अपने आप को खुद से, अगर वो माइल्डर फॉर्म में खुद से बाहर निकालना चाहते हैं, दे शुड डू फिजिकल एक्सरसाइज, फ़ौरन करना शुरू कर दें। उनके बॉडी केमिकल्स जो हैं वो इक्वल होना शुरू हो जाएंगे, वो बेहतर फील करेंगे। अब क्योंकि ज़्यादा टाइम इनका कुछ करने को दिल नहीं करता, किसी भी काम में इंटरेस्ट नहीं होता, अपने आप को पुश करें कि वो उस चीज़ को, किसी भी काम में अपने आप को इंडल्ज करने की कोशिश करें। आइसोलेशन में मत जाइए, अकेले मत रहिए। बेशक आपका बात करने को दिल नहीं कर रहा, बट सिट विद योर फैमिली, विद योर फ्रेंड्स, उनके साथ बैठें। अपने दोस्तों के साथ शेयरिंग का थोड़ा सा जो है एलिमेंट बढ़ा लीजिए। अगर दोस्त नहीं मिलते, रेंडमली कहीं बात कर लें। अगर फिर भी नहीं कोई मिल रहा तो अपने मोबाइल में अपनी आवाज़ को रिकॉर्ड कर लीजिए। जो भी दुख तकलीफ आपको फील हो रहा है, जो भी फील हो रहा है, उसको अपने मोबाइल में रिकॉर्ड करके उसको सुनिए। बिकॉज जब आप दोबारा उसको सुनेंगे तो आपको फ़ायदा होगा कि आप एनालाइज कर पाएंगे सिचुएशन को। इसके साथ साथ अगर ये भी नहीं हो रहा तो लिखें अपनी फीलिंग्स को, जितना ज़्यादा आप लिख सकते हैं। डिप्रेशन में रहने वाला बंदा जो ख़ास तौर पे, इसको अंधेरे बहुत पसंद होते हैं, लो बीट्स बहुत पसंद होती हैं, कलर्स के साथ उसका कनेक्शन नहीं रहता। सो कोशिश ये करें वो लोग जो कि डिप्रेशन में से गुजर रहे हैं, जैसे मैंने इस वक्त बड़ा ब्राइट कलर्स पहने हुए हैं, रेड, ऑरेंज, शॉकिंग पिंक कलर्स को अपने इर्द गिर्द रखिए, आपका मूड खुद ब खुद एलिवेट होना शुरू हो जाएगा। दिस इज़ समथिंग के नेचुरली आपके जब आंखों को कुछ ब्राइटर कलर स्ट्राइक करते हैं तो बेहतर फील करते हैं। अच्छा डॉक्टर ताहिरा रुबाब साहिबा, चूँकि बहुत सारे अभी हमने देखा है कि यंगस्टर्स भी हैं, आई हैव सीन वन इन माई फैमिली, कि जब आप इससे फाइट कर रहे होते हैं तो बेसिकली जो विक्टिम है, उसको विक्टिम है या हम जो भी कहेंगे कि उसको, अगर ही इज़ इन यंग एज और शी इज़ इन यंग एज, तो उसको इन सिम्टम्स के बारे में शायद रियलाइजेशन भी ना हो, मगर फैमिली नोट कर रही है कि मेरा बच्चा सोशली एक्टिव नहीं है, मेहमान आते हैं उनसे नहीं मिल पाता, अपने कमरे में रहना पसंद करता है अपने आप में, क्या ये भी सिम्टम है? बिल्कुल, ये बहुत क्लियर सिम्टम्स है। इंसान को खुद समटाइम्स नहीं रियलाइज हो पाता कि वो यहाँ पे फैमिली ने क्या पार्ट, फैमिली ने ये बहुत, बिकॉज फैमिली को ये रियलाइज करना पड़ेगा कि पहले कुछ दिन पहले
पहले, पिछले महीने 15 दिन पहले ये बंदा जो था वो बिल्कुल नॉर्मल था या बेहतर था, इस सिचुएशन से बेहतर था। सो अगर उसके बिहेवियर में कोई चेंज आ रहा है, उसकी रूटीन में कोई चेंज आ रहा है, नींद में कोई ख़राबी हो रही है, कम या ज़्यादा सो रहा है, वो खाना कम या ज़्यादा खा रहा है, तो दिस इज़ अलार्मिंग और लोगों से नहीं मिलना चाहता। पहले बड़ा एक्टिवली बातचीत कर रहा था, अब नहीं बातचीत कर रहा, तो उस इंसान को हेल्प की ज़रूरत है। आपने उसके इंक्लूज को आइडेंटिफाई करते हुए उसको फ़ौरन प्रोफेशनल हेल्प के लिए लेके जाना है। बिकॉज जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि आप फिजिकल एक्सरसाइज में चले जाएं, ये मैंने सिर्फ उन लोगों के लिए कही है टिप्स जो कि माइल्डर फॉर्म में है, बट बहुत सारे टाइम पे डिप्रेशन से बाहर निकलने के लिए आपको मेडिसिन की ज़रूरत पड़ती है। सो कोशिश इनिशियली, अगर आप बहुत अच्छी आपकी इंसाइट है, आपको अंडरस्टैंडिंग है चीज़ों की और आपको पता चल जाता है कि यार देयर इज समथिंग रॉन्ग विद मी, तो आप उस सूरत में तो अपनी चीज़ों को बेहतर कर सकते हैं। मगर अगर आपको पता ही नहीं चल रहा और बहुत लंबा टाइम गुजर गया, देन यू नीड अ प्रोफेशनल हेल्प इन एनी केस। और मैं फिर भी ये बात कहूँगी कि अगर आप माइल्डर फॉर्म में से भी गुजरे हैं, देन इवन कंसल्ट वंस, ताकि आपको पता चल जाए आप कहाँ खड़े हैं, आपकी सिचुएशन क्या है और आपको किस किस्म की हेल्प की ज़रूरत है आप अपने साथ। जैसे मैंने बताया नबीहा कि डिप्रेशन में हम डिप करते हैं, हम नीचे जाते हैं, सारी लाइफ एक्टिविटीज़ जो हैं वो कम हो जाती हैं, उनमें कमी बेशी हो जाती है। तो अगर लोग जो हैं, जैसे LED लाइट्स वगैरह आजकल चल रही हैं, डिप्रेशन में रहने वाले लोगों के इर्द गिर्द अगर आप ब्राइटर रोशनियाँ रखेंगे LEDs वाली, तो दे फील बेटर। क्योंकि डिप्रेशन में रहने वाला बंदा रोशनी बंद कर दो और ये चलाई क्यों है, इस तरह का क्यों, इस तरह का उनका बिहेवियर होता है। अगर आप रोशनी को थोड़ा बेहतर रखेंगे तो वो उससे भी उनके मूड के ऊपर फ़र्क जो है वो ज़रूर पड़ता है। हाई बीट्स का म्यूज़िक बहुत अच्छा उनके बॉडी को जो है वो चेंज करता है। सो व्हेन यू आर गोइंग डाउन, अपने आप को ऊपर लेके आना चाहते हैं तो वो चीज़ें करने की कोशिश करें जो कि आपको एलिवेट करेंगी, ऊपर लेके आएंगी आपको। उनमें म्यूज़िक का बहुत अहम रोल है। मे बी कुरान लोग पढ़ सकते हैं, जैसे आप कुरान को ऊंची आवाज़ में सुने, यानी जितना ज़्यादा आप ऊंची चीज़ों को और बेहतर चीज़ों को सुनेंगे वो आपको बाहर निकालने में हेल्प करेंगी। जितनी ज़्यादा ब्राइटर चीज़ें आप देखेंगे आपको बाहर निकालने में हेल्प करेंगी। बट एट द सेम टाइम आपका कॉग्निशन जो है, आपका थॉट प्रोसेस जो है, क्योंकि ये नेगेटिव बहुत ज़्यादा हुआ है, अगर आप समझदार हैं, खुद इसको चेंज कर सकते हैं, तो पॉजिटिव थॉट्स को इम्प्लांट करने की कोशिश कीजिए। नहीं हो पा रहा, गेट प्रोफेशनल हेल्प। डॉक्टर ताहिरा रुबाब साहिबा, कोई मतलब कि जेंडर की अगर बात करेंगे, मर्द और ख़वातीन, तो उनमें से ज़्यादा डिप्रेशन का शिकार ख़वातीन होती हैं या मर्द होते हैं? इसके बारे में बिल्कुल नहीं कुछ भी कहा जा सकता, कोई भी हो सकता है। पूरी दुनिया में 1% हमने ज़्यादा जज्बाती यूजुअली देखी है। हाँ, वो जज्बाती ज़रूर होती है, मगर उनका जज्बाती होना उनकी स्ट्रेंथ है जो उनको डिप्रेशन में नहीं लेके जाता। मे बी एंग्जाइटी उनकी थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती हो, वो डिप्रेशन, क्योंकि जितना ज़्यादा आपका एक्सप्रेशन होता है, इमोशनल एक्सप्रेशन होता है, आप उतने ही बेहतर फील करते हैं। यूजुअली आदमी, अगर मैं ये, दिस इज़ नॉट स्टैटिस्टिक्स बट दिस इज़ जस्ट द ऑब्जर्वेशन, मैं अपनी ऑब्जर्वेशन की बात कर रही हूँ कि यूजुअली आदमी जो हैं वो हमें मिड एज में, अपनी जो है जैसे 30s 40s वाली जो एज है उसमें हमें नज़र, 30 से लेके 50 वाली एज जो है इसमें हमें नज़र आता है कि वो डिप्रेशन का शिकार होते हैं। बट ऑन द अदर हैंड फीमेल्स जो हैं वो लेटर स्टेज पे, जैसे 50s के बाद की स्टेज जो आती है, उनमें डिप्रेशन के एलिमेंट्स जो हैं वो नज़र आते हैं। उसकी रीज़न बड़ी एविडेंट है कि आदमी की स्ट्रगल जो है वो बहुत ज़्यादा रही होती है और फीमेल ने बहुत सेक्रीफाइस किया होता है फॉर हर फैमिली। थैंक यू सो मच डॉक्टर ताहिरा रुबाब साहिबा कि आपने टाइम निकाला और इस इंपॉर्टेंट इशू पर आपने जो है वो थोड़ी सी रोशनी डाली की कोशिश की है। आई होप सो कि आपको भी इसके जो कॉजेज़ और सिम्टम्स हैं वो काफ़ी हद तक क्लियर हो चुके होंगे। जब भी आप अपने आसपास, अपने फ्रेंड सर्कल में या अपने रिलेटिव्स में या अपनी फैमिली में अगर आपको इस तरह का शख्स देखते हैं जिसको इस तरह के सिम्टम्स होते हैं, तो प्लीज़ लेट मत करें, क्योंकि फैमिली कैन प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल अपने पेशेंट की रिकवरी के लिए, तो उसको सीरियसली ले। इसके साथ ही जनाब प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है, हमें दीजिए इजाज़त और अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।